हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, केश, नख, दंत, शारीर। तीनों एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको क्लियरिटी आए। और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दूसरे चैनल दूसरा भी जो होगा, दूसरे लेक्चर जो होगी वो भी आप देख सकते हो BAMS के बारे में। ऑलरेडी फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट है, सेकंड टर्म भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड टर्म भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो यहाँ पर मार्क्स की बात कर लेते हैं हम। तो नियर अबाउट यहाँ से आपको 5 मार्क यूनिवर्सिटी में फिक्स पकड़ के चलो। फिक्स मतलब फिक्स आनी है। और साथ ही साथ बात कर ले हम सेकंड टर्म की, तो एक LAQ यहाँ से बन सकता है कि डिस्क्राइब नख, दंत, केश, शारीर, ऐसा तीनों के बारे में लिखना होगा। सो हो सकता है यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन डाल दिया जाए आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नख शारीर से। तो नख शारीर क्या रहता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इसकी सबसे पहले उत्पत्ति देखने की है हमको, प्राकृत स्वरूप देखने का है, विकृत स्वरूप देखने का है, और इनकी नख परीक्षण में हमको महत्व क्या है वो देखने का है। अब प्राकृत कर्म मतलब क्या, कि जब वो एकदम हेल्दी रहते हैं तब वो काम कैसे करते हैं। ठीक है। निरोगी अवस्था में उनका कार्य कैसा रहता है, उनका स्वरूप कैसा रहता है, दिखते कैसे है वो देखेंगे हम। साथ ही साथ विकृत अवस्था में क्या क्या हो सकता है उनके साथ। विकृत मतलब रोगी अवस्था में। ठीक है। अगर वो अच्छे नहीं है, खराब हो गए, तो वो अवस्था में क्या होता है। और साथ ही साथ इनका परीक्षण करने से, मतलब इनका डायग्नोसिस करने से हमको क्या क्या पता चल सकता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। हर इसका यही सीक्वेंस रहेगी। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली बात से कि नख शारीर की उत्पत्ति क्या है। कफ पित्त मला खेशु प्रसोदो प्रसादो नख रोमश्च। मतलब ये जो नख शारीर है, बहुत सारे आचार्यों ने इसको अस्थि धातु का मल बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? अस्थि शारीर का मल। अब नख शारीर मतलब क्या? जितने भी नख है आपके बॉडी में, नख मतलब नाखून। ठीक है। जितने भी नाखून है वो मल बताया हुआ है अस्थि का। ठीक है। अस्थि क्या रहती है? बोन का मल बताया हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट बताया हुआ है बहुत सारे आचार्यों ने। उसके बाद की बात कर लेते हैं। तो ये गर्भ के 6ठे महीने में बनते हैं। गर्भ में जब शुक्र और शोणित एक जगह पर आते हैं, तब ये 6 महीने जब होते हैं शुक्र शोणित को एक जगह पे आने के बाद, तब इनकी उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर? उत्पत्ति मतलब ये बनते हैं तब। ओके। उसके बाद इनका प्राकृत स्वरूप कैसा रहता है? तो स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थिर मतलब एक ही जगह पर रहते हैं। हलते गए, इधर से उधर मूव करते हैं बॉडी में? नहीं करते। ओके। साथ ही साथ गोल रहते, ये गोल रहते। देखो इनका जो शेप है वो गोल रहता है। ठीक है। अर्धवर्तुल मतलब आधा गोल रहता है और अंदर पूरा ऐसे गोल रहते हैं वो। ठीक है। लाइक दिस। ओके। अब संस्कृत में बोला गया हुआ है, संस्कृत पढ़ा मैं आयुर्वेद में। उसके बाद ऊंचे रहते हैं, बड़े रहते हैं और उभार युक्त रहते हैं इनके प्राकृत स्वरूप में। उभार युक्त मतलब ये देखो, उभार युक्त दिख रहे होंगे आपको, नाखून आपके देख लो। ठीक है। और लालसर रहते, मतलब लाल कलर का इनमें प्राकृत अवस्था में ये लाल कलर के दिखते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो इनकी वात प्रकृति है, अब व्हाट इज वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ऑलरेडी हम देखने वाले हैं ये क्रिया शरीर में। यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। 3 प्रकार की, शायद 7 प्रकार की प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। ठीक है। मतलब जो इंसान रहता है 7 प्रकार की प्रकृति रहती है। वो प्रकृति में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। वातज पित्तज कफज, वात पित्तज, पित्त कफज और कफ वातज, ऐसे प्रकार के प्रकृति रहती है। और सम प्रकृति, ऐसे 7 प्रकार के रहते हैं। वो हम प्रकृति परीक्षण में बहुत अच्छे से देखेंगे क्रिया शरीर में। यहाँ पर इतना समझ लो कि हर इंसान की कुछ प्रकृति रहती है, उसका नेचर रहता है, उस हिसाब से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। तो जो नख शारीर है, जिनकी वात प्रकृति है, उनमें नख कैसे रहते हैं, उनमें नाखून कैसे रहते हैं, उनमें नेल्स कैसे रहते हैं, तो खरखरित रहते हैं। साथ ही साथ टूटने वाले होते हैं। ठीक ना? जो टूट जाते हैं बहुत आरामी से। मेरे भी बहुत एकदम आसानी से टूट जाते हैं नाखून। तो मैं वात प्रकृति का, ऐसा हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ पित्त प्रकृति में क्या होता है कि ये तांबुस वर्ण के रहते हैं। तांबुस वर्ण मतलब लाल कलर का रंग। ठीक है। कफ प्रकृति में स्निग्ध रहते हैं। स्निग्ध मतलब चिपचिपे। साथ ही साथ स्थिर रहते और साथ ही साथ गोल रहते। ठीक है। मतलब जो कफ प्रकृति है, इसको सर्वश्रेष्ठ प्रकृति माना है आयुर्वेद ने, क्योंकि ये प्रकृति में जो प्राकृत कर्म है वैसे ही हमको नख दिखता है, साथ ही साथ केश भी दिखता है, और साथ ही साथ
दंत भी दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसका विकृत स्वरूप। अब विकृत स्वरूप मतलब कुछ रोग हो गया है व्यक्ति को, तो विकृत स्वरूप में ये कैसे दिखेंगे, व्याधि अवस्था में किसी पुरुष के कैसे दिखेंगे ये। तो पांडु व्याधि है हमारे पास, जो पांडु व्याधि डिसीज रिलेटेड टू स्किन, तो उस चीज में ये सफेद हो जाएगा एकदम और निस्तेज हो जाएगी। निस्तेज मतलब अच्छे नहीं लगेंगे ये, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं कमला व्याधि। कमला व्याधि इज ऑल्सो रिलेट, कमला व्याधि के बारे में आप मेरे को बताओगे। देखो आपको बेसिक लिंक तो लग जाएगी कमला व्याधि में, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को मालूम है लेकिन आप बताओ मेरे को, ठीक है, या फिर मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। सो जो कमला व्याधि है, अभी कमेंट करो नीचे जाके। जो कमला व्याधि में, उसमें जो नख रहते हैं वो पीले पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो श्वासोच्छ्वास व्याधि है, जो मतलब हमको अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ तो उस चीज में जो नाखून का कलर है वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नख परीक्षण का महत्व क्या है। नख परीक्षण मतलब नख को डायग्नोसिस करना, नख को देखना, नख का परीक्षण करना, ठीक है। तो इस चीज में ये क्यों ज्यादा महत्व, इसका महत्व क्यों है, तो देखो एक श्लोक लिखा हुआ है मैंने, अस्ताना अस्तित्व न सदन दंत नख केश दिशु। इसका ये कहाँ का श्लोक है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्या मैं ही बता दूं, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ। हमने अस्थि शारीर पढ़ा है, तो अस्थि शारीर का क्षय है ये, ठीक है। सो अगर अस्थि शारीर का क्षय हुआ तो नख परीक्षण से हमको ये समझ सकता है, इफ एंड बट नख टूट रहे हो बहुत ज्यादा, साथ ही साथ नख में क्या हो गया है कि नख में विकृत स्वरूप आ गया है, बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तब हमको ये हो सकता है कि इस वजह से हमको पता चल जाए कि अस्थि का क्षय हुआ है, अगर हमने नख को नोटिस किया तो, नाखून को नोटिस किया तो, ठीक है। साथ ही साथ नोटिस किस किस चीजों को करना है हमको नख में, तो आकार को नोटिस करना है, मतलब उसका शेप कैसा है। साथ ही साथ उसके वर्ण को, उसके स्वरूप को, वर्ण मतलब वो दिख कैसा रहा है, स्वरूप मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए। और साथ ही साथ इस चीज का हमने परीक्षण करें तो अस्थि धातु हो गया, फिर बहुत सारे व्याधि हो गए, इसका हमको रिजल्ट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ नख परीक्षण, ओके, नख के परीक्षण से, ओके। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो है दंत शारीर। नाउ व्हाट इज दंत शारीर, तो दंत शारीर की व्याख्या हमको दी हुई है आयुर्वेद में, मुखस्य कठिन वर्ण व्यानादि साधो न अवयव, ठीक है। बहुत इजी है, जो मुख में रहने वाला कठिन अवयव है और जिसका वर्ण सफेद है, एकदम वाइटिश है, उसको हम क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, मतलब दांत हमारे, टीथ हमारे, ठीक है। इसको रूचक अस्थि में भी रखा हुआ है, ठीक है। रूचक अस्थि, अस्थि शारीर में बहुत अच्छे से देखा हमने कि रूचक अस्थि जो है, इट इज नथिंग बट ओनली टीथ, आवर टीथ इज रूचक अस्थि। मतलब आयुर्वेद ने जो दांत है इनको किस चीज में रखा हुआ है, अस्थि में रखा हुआ है, ठीक है। और अस्थि के कौन से प्रकार में रखा हुआ है, तो रूचक अस्थि में रखा हुआ है। साथ ही साथ ये मुख के कठिन भाग को हम दंत बोलते हैं, ओके। उसके बाद इसका प्राकृत स्वरूप क्या है, तो बहुत सारे आचार्यों ने अस्थि धातु को, अस्थि धातु का उपधातु दंतों को बताया है। साथ ही साथ इसकी संख्या 32 बताई हुई है, 32, और उसमें से जो 8 दंत है उनको शक्रुनाथ बना बोला हुआ है। शक्रुनाथ मतलब जो लाइफ में सिर्फ एक बार आते, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आपकी दाढ़ से, ओके। और साथ ही साथ 20 दांत ऐसे बताए जिनको द्विज बताया है। द्विज मतलब जो 2 बार आ सकते हैं, ओके, लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है। जीवन काल में जो 2 बार आते हैं उनको हम द्विज बोलते हैं, और जो एक ही बार आते हैं उनको शक्रुनाथ बोलते हैं। उसके बाद जो वात प्रकृति है, जो वात प्रकृति में है, वो एक आधा व्यक्ति वात प्रकृति का है, तो उसके जो दंत रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बहुत ज्यादा छोटे रहेंगे, अनियमित रहेंगे, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ खर रहेंगे। खर मतलब कि बहुत ज्यादा खाते टाइम में आवाज आएगी, ओके। मेरे दांत पे ऐसी है, सो मैं वात प्रकृति का है, बहुत बार बता भी दिया आपको। पित्त प्रकृति में जो दांत है वो बहुत ज्यादा पीले पड़ने लगेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कृमि हो जाएगी, कृमि मतलब जो पैथोजेंस वगैरह रहते हैं, ओके, वो हो जाएगा। उसके बाद ये अनियमित रहेंगे, इसमें भी उनका शेप जो रहेगा वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा। उसके बाद जो कफ प्रकृति है, उसमें जो आपके दंत रहेंगे, जो आपके दांत रहेंगे वो नियमित रहेंगे। नियमित मतलब बराबर से रहेंगे, साथ ही साथ नियमित होने के साथ साथ वो पीले भी पड़ेंगे और उसमें कृमि भी रहेगी, ओके। उसके सॉरी ये पित्त का होगा, कफ की बात चल रही है, तो कफ में श्वेत रहेंगे, एकदम सफेद रहेंगे, स्थूल रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे और श्लक्षण रहेगा,
मतलब चमक रहेगी उसमें। ओके, उसके बाद इसका विकृत स्वरूप एक सामुद्र संधि है। सामुद्र संधि में क्या, सॉरी, सामुद्र व्याधि में क्या होता है, तो दंत का क्षय होता है और दांत गिरते हैं। ओके, सामुद्र व्याधि क्या होती है ये आप मेरे को बताओगे। ओके, उसके बाद सवृत्त में ये दांत जो है वो अपवित्र रहते हैं हमेशा, मतलब इसमें से बास आ सकती है, गंदी स्मेल आ सकती है, और साथ ही साथ इसमें कीड़े भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं विकृत स्वरूप में। विकृत स्वरूप मैंने बता दिया है आपको पहले। विकृत स्वरूप मतलब ऐसा स्वरूप जिसमें क्या होता है कि विकृति आ जाती है, कुछ बिगाड़ आ जाता है। ओके, उसके बाद दंत परीक्षा से हमको क्या मालूम पड़ता है, तो अस्थि अदस्थि अतिदंतांश, अस्थि अदस्थि अतिदंतांश काय का श्लोक है मैं बता देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी मैंने। अस्थि अदस्थि अतिदंतांश हमने देखो वृद्धि में देखा था अस्थि, ठीक है। सो अगर आपको एक्स्ट्रा दांत है 32 दांत से, सो हो सकता है आपके शरीर में अस्थि की वृद्धि हुई हो। ओके, और अस्ताना अस्तित्व सदन दंत नक केशदिशु। अब ये काय का श्लोक है, मैंने पीछे ही बताया आपको कि ये किसका श्लोक है, अस्थि के क्षय का श्लोक है। क्षय मतलब कम हो जाना, वृद्धि मतलब बढ़ जाना। ओके, उसके बाद जो दंत परीक्षण है ये किस बेसिस पे करनी चाहिए, तो कायम के दांत आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, दांत की संख्या कितनी है, कृमि दंत है क्या, कृमि दंत मतलब कीड़े लगे हुए दांत, साथ ही साथ अधिक दंत है क्या, और दंत का वर्ण कैसा है। अब मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मेरे दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना जो मेरे दांत है ना उसमें बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, उसको स्ट्रिप्टोकोकस बोलते हैं, सुना होगा आपने। और उसके वजह से मैं चाय ज्यादा पीता हूँ, तो उसके वजह से क्या हुआ है ना, मेरे दांत बहुत ज्यादा पीले पड़ गए हैं। और डॉक्टर ने बोला भी मेरे को कि मैं डॉक्टर एक डेंटिस्ट के पास कंसल्ट किया था, वो बोले आपके जो ये है सलाइवा है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप अवॉइड करो कि चाय कम पिया करो। ठीक है, लेकिन चाय छुट्टी नहीं है, चलो कोई नहीं। उसके बाद तो ये परीक्षण से पता चलता है कि भाई हाँ स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है मेरे दांत सलाइवा में ज्यादा। क्यों, तो वो चाय पीने से या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं केश शरीर। तो व्हाट इज केश शरीर, तो इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, शटे स्नायु सीरा लोम बल वर्ण खुत्वचम। अब जो छठे महीने में जब गर्भ बनता है, तो गर्भ बनने के बाद छठे महीने में केस की उत्पत्ति होती है, ऐसा इस श्लोक में बोले हुआ है। देखो शटे स्नायु मतलब स्नायु भी बनता है छठे महीने में, सीरा बनता है, और लोम, लोम मतलब हमारा लोम मतलब केश होता है, केश मतलब आपके हेयर्स। ओके, सो केश बल वर्ण खत्वचम, ये दूसरा श्लोक हमारा काम का नहीं है, स्नायु सीरा, तो फिर भी समझा देता हूँ। स्नायु सीरा लोम, लोम मतलब स्नायु मतलब भी पढ़ाया हुआ है, सीरा मतलब भी पढ़ाया हुआ है, लोम का मतलब क्या होता है, लोम केश, ठीक है। बल वर्ण कत्वचम मतलब छठे महीने में क्या होता है कि सीरा बनती है, स्नायु बनता है, साथ ही साथ केश भी बनता है, बल आता है हमारे गर्भ में, बल मतलब ताकत आती है, वर्ण डिसाइड हो जाता है छठे महीने में कि कौन से कलर का रहेगा भाई बेबी फीटस, और कत्वचम ये चीजें होती है। और ये श्लोक मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको गर्भ शारीर में। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। केश अस्थि धातु का उपधातु है, ये आचार्य चरक ने बोला हुआ है कि केश जो है वो अस्थि धातु का उपधातु है, लेकिन जो शारंगधर थे उन्होंने क्या बोला है कि मज्जा धातु का उपधातु केश है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के बीच में हुआ है। ओके, उसके बाद केश का जो प्राकृत स्वरूप है वो कैसा है, तो मऊ है, नरम रहता है केश, साथ ही साथ अम्ल नहीं, अल्प नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए केस, जितने हैं उतने ही होने चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मध्यम होने चाहिए, अति भी नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो उनके मूल है, मूल मतलब जो मूलिया है उनकी, जो रूट्स है हेयर की, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। ऐसे बोला हुआ है। और साथ ही साथ जो केस है उसका रस सारता में वर्णन किया हुआ है। अब रस सारता क्या है ये हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं जल्दी ही। सारता क्या होती है क्रिया शरीर में मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो केस का विकृत स्वरूप क्या है, तो यही विकृत स्वरूप में भी आता है, अस्ताना अस्तित्वन सदन दंत नक केश दिशु, ठीक है। कि अगर आपका अस्थि का क्षय हो गया तो केश में अल्प रहेंगे केश। और इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं कि केश का वर्ण कैसा है, इसकी भी सेम वही है, आकार कैसा है केश का, स्वरूप कैसा है, वर्ण कैसा है, और इस चीज के बेसिस पे हम केस का वर्णन कर सकते हैं और प्रकृति भी जान सकते हैं केस की प्रकृति कैसी है, ठीक है। सो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना ही कुछ लिखना है आपने, इसके बाहर इतना ही है
केश, नख और दंत शारीर। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद।